वेलकम स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की थी आयनन पोस्ट के बारे में। आयनन पोस्ट कंप्लीट हो गया था। उसके बाद सेकंड जो काउंटर है हमारा आनुपातिक गणित है। प्रोसेस वही रहेगी कि इसके अंदर भी एक गैस का सिलेंडर होगा, मतलब जिसमें गैस भरी हुई होगी। यहाँ पर इस तरह से एक एनोड का वायर होगा। यहाँ पर एक कांच का मनका है। क्यों लगाया है इसको देखेंगे अभी। कांच का मनका मतलब एक कांच का एक भारी पिंड है, उसको हमने इस पर लटका दिया है एनोड वायर पर। यहां से इस तरह से एक रेजिस्टेंस है R और यहीं पर है कैपेसिटर C। ठीक है, ये पॉजिटिव का काम कर रहा है। यहाँ पर पॉजिटिव वोल्टेज लगा दी गई है, इसके बीच में पॉजिटिव वोल्टेज लगाई है और कांच इसको कर दिया है यहाँ पर नेगेटिव, इसको नेगेटिव कर दिया है, इस पर माइनस। ये है कैपेसिटर C। धातु की बेलनाकार नली है ये, और यहां से गैस को भरने के लिए वाल्व है। गैस को भरने के लिए वाल्व, ठीक है, ये वाल्व। और ये है कांच का मनका। और जो सिलेंडर की जो त्रिज्या है वो है यहां से यहां तक की स्मॉल b। इसमें गैस भरी हुई है आर्गन CH4। यहाँ पर जो वोल्टता लगाई गई है 200 से 800 वोल्ट के मध्य की लगाई गई है, यानी कि पहले की तुलना में हाई वोल्टेज लगाई गई है। यहाँ पर ये कांच की मोटी दीवार होती है, यहाँ से थोड़ा सा इसको पतला कर दिया जाता है इस तरह से। यानी कि आयननकारी कण की पतली दीवार है ये। जो सिलेंडर है उसकी दीवार को थोड़ा पतला रखा जाता है यहाँ से। क्यों? ताकि आयननकारी कण है इसमें से एंटर कर जाए। ठीक है, कोई भी अल्फा बीटा गामा पार्टिकल आ रहा है वो इसमें से एंटर कर सके। गैस भरी हुई है तो पहले वाली चीज है बिल्कुल, कोई भी आयननकारी कण यहाँ से एंटर करेगा इस तरह से, यहीं से पतली वाली दीवार में से। पतली दीवार है ये, इसमें से कोई भी आयननकारी कण है, आयननकारी कण है, वो इसमें प्रवेश करेगा। प्रवेश करने की वजह से यहाँ पर आर्गन भरी हुई है, उस आर्गन का क्या करेगा, ये आयन बनाएगा। इलेक्ट्रॉन और आर्गन, इलेक्ट्रॉन है वो किधर की ओर गति करेंगे, पॉजिटिव है, ये एनोड वायर है, एनोड तार है। ठीक है, और इस एनोड तार, ये तार इस तरह से इसमें लटका हुआ है तो इसकी कुछ ना कुछ मोटाई होगी। तो इसकी जो त्रिज्या है, एनोड वायर की जो त्रिज्या है स्मॉल n मान रहे हैं, जहां एनोड तार की त्रिज्या, एनोड तार की जो त्रिज्या है वो हमने मान ली कितनी है, स्मॉल r भी स्मॉल a। ठीक है, एनोड जो तार है उसकी जो त्रिज्या स्मॉल a मान ली। कांच का मनका क्या करता है, जैसे आपने एक वायर को लटका दिया तो वो स्टिक बना रहे बीच में, इसलिए यहाँ पर एक भारी पिंड को लटका दिया जाता है। और कोई अर्थ नहीं है इसका लटकाने का, कि ताकि वो तार है वहां पर सीधा टिका रहे, वो इधर इधर घूमे नहीं, इसलिए टिका रहे बिल्कुल बीच में। इसलिए एक भारी कांच के पिंड को, कांच के मनका को यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, लटका देते हैं। तो कोई भी आयननकारी कण आएगा, आर्गन प्लस और इलेक्ट्रॉन बनाएगा, इलेक्ट्रॉन इधर की ओर गति करेंगे और आर्गन कैथोड की ओर, ये नेगेटिव है, नेगेटिव की ओर गति करेंगे, क्योंकि इसकी तुलना में ये लो वोल्टेज पर अर्थिंग की हुई है, उस पर टिका हुआ है ये, तो इसलिए आर्गन पॉजिटिव है वो अर्थिंग की ओर भागेंगे यहां तक। अब यहाँ पर वोल्टता का मान अधिक होने की वजह से वो आर्गन और इलेक्ट्रॉन जब गति कर रहे होंगे तो इलेक्ट्रॉन इधर की ओर गति कर रहा होगा, तो रास्ते में और भी परमाणु उसको मिल रहे होंगे, उन परमाणु को भी ऊर्जा देकर वो वहां पर बनाएंगे। कौन? द्वितीयक आयन भी बनते हैं। प्राथमिक आयन है वो क्या बनाते हैं, यहाँ पर द्वितीयक आयन भी बनाते हैं, ताकि यहाँ पर आयनन जो धारा है उसका मान अधिक प्राप्त होता है आयनन कोष्ठ की तुलना में, तो द्वितीयक आयन भी बनते हैं यहाँ पर। अब मान के चलो ये जो आयननकारी कण यहाँ पर प्रवेश कर रहा है वो k काइनेटिक एनर्जी लेकर आ रहा है। एक जो आयननकारी कण है, या तो अल्फा है, बीटा है, गामा है, कोई भी हो, वो कितनी गतिज ऊर्जा लेकर आ रहा है, अपने पास k गतिज ऊर्जा लेकर आ रहा है। और एक आयन युग्म बनाने के लिए, एक प्राथमिक आयन युग्म बनाने के लिए, यानी कि आर्गन प्लस और इलेक्ट्रॉन बनाने के लिए यदि ईडी ऊर्जा की आवश्यकता है, कितनी की, ईडी ऊर्जा की आवश्यकता है, तो कुल प्राथमिक आयनों की संख्या आप बता सकते हो कितनी बनेगी, कुल प्राथमिक आयनों की संख्या, कुल प्राथमिक आयनों की संख्या आप बता सकते हो
कितनी होगी? यदि तो K गतिज ऊर्जा लेकर आ रहा है, एक आयन युग्म बनाने के लिए ईडी ऊर्जा की आवश्यकता है। फॉर एग्जांपल 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी लेकर एक कण आ रहा है और 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एक आर्गन और इलेक्ट्रॉन बन जाते हैं, एक आयन युग्म बन जाते हैं। तो 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी से कितने आयन युग्म बना देगा वो? 2 का भाग दे देंगे इसमें टोटल एनर्जी में, मतलब 5 आयन युग्म वो बना देगा। इसी तरह से हम यहाँ पर करेंगे कि कुल प्राथमिक आयनों की जो संख्या है वो कितनी होगी? कुल गतिज ऊर्जा में हमने एक आयन युग्म बनाने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा है उसका भाग दे दिया, तो ये प्राथमिक आयनों की संख्या हो गई। ठीक है, अब ये प्राथमिक आयनों की संख्या हो गई। अब हम मान रहे हैं, माना एक इलेक्ट्रॉन या ब्रैकेट में लिख दें आयन युग्म, एक इलेक्ट्रॉन या आयन युग्म के द्वारा, एक इलेक्ट्रॉन या आयन युग्म के द्वारा जो बनाए गए कौन? द्वितीयक आयन वो कितने होंगे? वो m है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन या आयन युग्म के द्वारा जो बनाए गए जो द्वितीयक आयन है वो कितने हैं? द्वितीयक आयन युग्म है वो m है। समझो इस बात को। प्राथमिक आयन जो बन रहे हैं K/ED, जैसे कि 10 हो सकती है, इसकी वैल्यू 20 हो सकती है, तो उसमें से जो एक आयन युग्म पहला बना है, पहला जो आयन युग्म बना है वो दूसरे जो परमाणु से टक्कर कर रहा है, तो वो कितने युग्म बना रहा है? m। जैसे कि पहले आयननकारी कण आया, ठीक है, उसने 5 क्या बनाए? आर्गन प्लस और इलेक्ट्रॉन के युग्म बना दिए। इस तरह से आर्गन प्लस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 5 हैं। तो पहला जो आर्गन प्लस इलेक्ट्रॉन है वो m बना रहा है, दूसरा भी कितना बना रहा है? m बना रहा है, तीसरा भी m द्वितीयक आयन बना रहा है, यानी m की वैल्यू मान लो 8 बना रहा है, 8 आयन युग्म बना है, चौथे ने भी 8 बनाए, पांचवें ने भी 8 आयन युग्म बना दिए। तो टोटल द्वितीयक आयनों की संख्या एक आयन युग्म के द्वारा बनाए गए हैं, तब कुल द्वितीयक आयनों की संख्या आप निकाल सकते हो कितनी होगी? तब कुल द्वितीयक आयनों की संख्या, एक प्राथमिक आयन ने m आयन युग्म बनाए, इतने आयन युग्मों ने कितने बनाए होंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे इसका m का K/ED से, कि एक आयन युग्म के द्वारा m बन रहे हैं, K/ED प्राथमिक आयनों के द्वारा कितने द्वितीयक आयन बनेंगे? m K/ED। तो कुल आयन युग्म कितने हो गए? प्राथमिक आयन प्लस द्वितीयक आयन। अतः कुल आयन युग्म, तो कुल आयन युग्म कितने हो जाएंगे? प्राथमिक आयन प्लस द्वितीयक आयन, प्राथमिक आयन प्लस द्वितीयक आयन। तो प्राथमिक आयन कितने हैं बताओ? K/ED, और द्वितीयक आयन इनकी वजह से m तो एक आयन युग्म की वजह से बन रहा था, तो टोटल m K/ED। ठीक है, तो यहां पर K/ED और n+1 इस तरह से लिख सकते हैं। अब यहाँ पर जो द्वितीयक आयन बनते हैं, हाई वोल्टेज होने की वजह से यहाँ पर द्वितीयक आयनों की संख्या है प्राथमिक आयनों की संख्या में, या ये कह सकते हैं कि जो यहाँ पर जहां m का जो मान है वो 1 की तुलना में बहुत अधिक होगा, जैसे कि यहाँ पर 10 बन गए, 20 बन गए, 30 बन गए, इस तरह से द्वितीयक आयनों की संख्या होगी एक आयन युग्म के द्वारा, यानी m का मान 1 की तुलना में तो अधिक ही होगा, 5 से ऊपर वैल्यू आती है इसकी। तो इस तरह से इसको हम लिख सकते हैं K/ED m। ठीक है, मतलब एक तरह से हम ये कहें कि जो कुल आयनों की संख्या होगी वो द्वितीयक आयनों की संख्या के ही लगभग बराबर आ रही है, m K/ED। एक को हमने नेग्लिजिबल कर दिया m के सापेक्ष। ठीक है, तो m K/ED ये क्या हो गई? द्वितीयक आयनों की संख्या, या ये कहें कि कुल आयन युग्मों की संख्या हो गई। तो कुल आयन युग्मों की संख्या हो गई, तो कुल आवेश कितना हो गया उसके अंतर्गत? कुल आवेश Q इक्वल टू कितना हो गया? कितना हो जाएगा? Ne। तो कुल आयन ये हैं Km/ED, ये तो कुल आवेश है, इसमें E का मल्टीप्लाई कर दिया, Q इक्वल टू Ne होता है, N कितना है? Km/ED इंटू E, ये आवेश हो गया। तो संधारित्र के सिरों पर जो वोल्टता होगी वो कितनी होती है? Q/C। Q की वैल्यू इसमें पुट करके यहां से हम वोल्टता को मेजर कर सकते हैं थ्योरेटिकली। तो लिखें इसमें, पहले चित्र को बना दो। चित्र को बनाओ इसको पूरा। एनोड तार
अनुपातिक जो त्रिज्या है हम स्मॉल a लेकर चलेंगे यहाँ पर, और दोनों के बीच में सिलेंडर की जो दीवार है और एनोड वायर दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है, और उसकी वजह से पोटेंशियल डिफरेंस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड और वोल्टेज में क्या रिलेशन होता है, अरे बता सकते हो? इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, इससे इस एनोड वायर से अगर हम स्मॉल r दूरी पर कहीं पर देख रहे हैं, कोई पॉइंट है P, उस पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में V/d होता है, V/d, तो V अपॉन कितनी दूरी पर देख रहे हैं, r दूरी पर, E = V/r, लेकिन यहाँ पर एक टर्म और आती है ln B/a। B क्या है, बेलन की त्रिज्या, और A है एनोड वायर की त्रिज्या, B और A याद हो सकते हैं वैसे। B मतलब बेलन, A मतलब एनोड। चित्र को बनाओ पहले, फिर लिखेंगे इसमें लैंग्वेज। चित्र हेडिंग डालकर उसमें बनाना, फिर उसके बाद हेडिंग डाल देना बनावट। लिखें बनावट में, आनुपातिक गणित में आयनिक गैस के रूप में, आनुपातिक गणित में आयनिक गैस के रूप में आर्गन CH4 का मिश्रण लेते हैं, आर्गन CH4 का मिश्रण लेते हैं। इसमें धातु की एक बेलनाकार नली होती है, इसमें धातु की एक बेलनाकार नली होती है। इसके अक्ष के अनुदिश एक धातु का तार लगा होता है, इसके अक्ष के अनुदिश एक धातु का तार लगा होता है, जो कि एनोड का कार्य करता है, जो कि एनोड का कार्य करता है, तथा धातु की बेलनाकार नली, तथा धातु की बेलनाकार नली कैथोड का कार्य करती है, धातु की बेलनाकार नली कैथोड का कार्य करती है। इसके निर्गम सिरों पर एक प्रतिरोध R व संधारित्र C लगा हुआ होता है, इसके निर्गम सिरों पर संधारित्र C व प्रतिरोध R लगा हुआ रहता है। इसके बाद हेडिंग डाल देना सिद्धांत एवं क्रियाविधि, सिद्धांत एवं क्रियाविधि, और उसमें लिखें जब कोई आयननकारी कण, जब कोई आयननकारी कण धातु की बेलनाकार नली में प्रवेश करता है तो, जब कोई आयननकारी कण धातु की बेलनाकार नली में प्रवेश करता है तो गैस का आयनन होता है एवं आयन युग्म बनते हैं, गैस का आयनन होता है एवं आयनन युग्म बनते हैं, जो कि विपरीत इलेक्ट्रॉनों की ओर गमन करते हैं, जो कि विपरीत इलेक्ट्रॉनों की ओर गमन करते हैं। यहां वोल्टा का मान अधिक होने के कारण, यहां वोल्टा का मान अधिक होने के कारण अन्य परमाणुओं से टक्कर करते हैं, यहां वोल्टा का मान अधिक होने के कारण इलेक्ट्रॉन अन्य परमाणुओं से टक्कर करते हैं एवं द्वितीयक आयन बनाते हैं,
द्वितीयक आयन बनाते हैं। आयनों में होने वाली इस वृद्धि को यहां पर एक नाम देते हैं। आयनों में होने वाली इस वृद्धि को एवलांस कहते हैं। इसे टाउनसेंड एवलांस भी कहते हैं। एवलांस कहते हैं इसे, टाउनसेंड एवलांस भी कहते हैं। दोनों नामों को लिख देना। एवलांस का मतलब होता है जमाव, मतलब लगातार जो यहाँ पर द्वितीयक आयन बन रहे हैं, तो द्वितीयक आयन की वजह से इलेक्ट्रॉनों का जो जमाव है एनोड पर होने लग जाएगा। तो इस तरह से एवलांस जैसी घटना होने लग जाएगी, मतलब इस तार की जो मोटाई है वो इस तरह से यहाँ पर बढ़ने लग जाएगी, इस तरह से, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों का जमाव होने लग जाएगा, मास का जमाव होने लग जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का कुछ ना कुछ तो मास होता ही है। 9.1 × 10⁻³ इतना तो है मास। तो उस मास की वजह से यहाँ पर जमाव होने लगेगा, उसी को बोल रहे हैं हम एवलांस। एवलांस कहते हैं या इसे टाउनसेंड एवलांस भी कहते हैं। इन आयनों के कारण परिपथ में धारा प्रवाहित होती है। इन आयनों के कारण परिपथ में धारा प्रवाहित होती है। नेक्स्ट लाइन से लिखना, माना धातु की बेलनाकार नली की त्रिज्या, माना धातु की बेलनाकार नली की त्रिज्या स्मॉल v है तथा एनोड वायर की त्रिज्या स्मॉल a है, एवं एनोड वायर की त्रिज्या स्मॉल a है, तथा इन दोनों के मध्य विभवांतर कैपिटल V है। तब एनोड से स्मॉल r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निम्न होगी। तब एनोड से स्मॉल r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निम्न होगी। इक्वेशन नंबर 1 लिख देना, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू V/R ln B/A। E इक्वल टू V/R ln B/A। जहां स्मॉल b बेलन की त्रिज्या है, एवं स्मॉल a एनोड तार की त्रिज्या है। ठीक है, यहां तक ये कंप्लीट। इससे आगे और लिखें नेक्स्ट लाइन से, माना कैपिटल K गतिज ऊर्जा का एक आवेशित कण, माना कैपिटल K गतिज ऊर्जा का एक आवेशित कण जब कक्ष में प्रवेश करता है तो, कैपिटल K गतिज ऊर्जा का एक आवेशित कण जब कक्ष में प्रवेश करता है तो कक्ष में आयनीकरण के द्वारा आयन युग्म बनते हैं। आयनीकरण के द्वारा आयन युग्म बनते हैं। माना एक आयन युग्म बनने के लिए ईडी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। माना एक आयन युग्म बनने के लिए ईडी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तब प्राथमिक आयन युग्मों की संख्या K/ED होगी। प्राथमिक आयन युग्मों की संख्या K/ED होगी। नेक्स्ट लाइन से लिखना, आनुपातिक गणित्र में विभवांतर का मान बहुत अधिक होता है। आनुपातिक गणित्र में विभवांतर का मान बहुत अधिक होता है, जिसके कारण प्राथमिक इलेक्ट्रॉन अन्य परमाणुओं से टक्कर करते हैं एवं द्वितीयक आयन युग्म बनाते हैं। प्राथमिक इलेक्ट्रॉन अन्य परमाणुओं से टक्कर करते हैं एवं द्वितीयक आयन युग्म बनाते हैं। नेक्स्ट लाइन से लिखना, माना एक प्राथमिक इलेक्ट्रॉन टक्कर करके, माना एक प्राथमिक इलेक्ट्रॉन, या ब्रैकेट में लिख देना आयन युग्म,
टक्कर करके कैपिटल एम द्वितीयक आयन युग्म बनाता है, कैपिटल एम आयन युग्म बनाता है, कैपिटल एम द्वितीयक आयन युग्म बनाता है, तब कुल द्वितीयक इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तब कुल द्वितीयक इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो कितनी हो जाएगी, एम के अपॉन ईडी होगी। द्वितीयक इलेक्ट्रॉनों की संख्या एम के अपॉन ईडी होगी, जहां एम को, इस एम को नाम दे देते हैं, इसमें वो द्वितीयक आयन है, जहां कैपिटल एम को प्रवर्धन गुणांक कहते हैं। जैसे क्वेश्चन वगैरह आता है तो वहां पर ये बोलेगा प्रवर्धन गुणांक का मान इतना है, मतलब वहां पर किसकी वैल्यू है, वो एम की, जहां एम को प्रवर्धन गुणांक कहते हैं। अतः एनोड पर संग्रहित कुल आवेश, अतः एनोड पर संग्रहित कुल आवेश कितना हो जाएगा, एनोड पर संग्रहित कुल आवेश, संख्या नहीं आवेश पूछ रहे हैं सीधा ही, तो कुल आवेश कितना हो जाएगा, Q इक्वल टू एम के अपॉन ईडी, द्वितीयक आयन प्लस प्राथमिक आयन कितने हैं, K अपॉन ईडी, इतने तो आयन युग्म हो गए ये, और इलेक्ट्रॉन है, कुल चार्ज कितना है, Q इक्वल टू एन ई, तो एन का मान संख्या तो ये हो गया इंटू ई, कुल आवेश इतना हो जाएगा, तो Q इक्वल टू कितना लिख देंगे हम, K अपॉन ईडी, लिख दो इसको n प्लस वन ई, चूंकि n इज वेरी वेरी ग्रेटर देन वन, देन Q इक्वल टू कितना हो जाएगा, K m e अपॉन ईडी, डी सफिक्स में है, ये ध्यान रखना। अतः वोल्टा V इक्वल टू कितना होता है, Q अपॉन C कितना हो जाएगा, K m e अपॉन C e d, ये क्या हो जाएगी, वोल्टा K m e अपॉन e d इंटू C। तो हम कह सकते हैं कि आनुपातिक गणित में जो वोल्टा है वो किस पर निर्भर कर रही है, एक तरह से प्रोपोर्शनल में किसके है, m, प्रवर्धन गुणांक की प्रोपोर्शनल में है, यानी m का मान जितना ज्यादा होगा, वोल्टा यानी स्पंद वोल्टा या फिर आयनन वोल्टता भी बोल सकते हैं, उसका मान भी उतना ही ज्यादा होगा। देखें, अतः आनुपातिक गणित में स्पंद वोल्टता का मान, अतः यहां पे इस तरह से लिख देना, अतः वोल्टा संधारित्र के सिरों पर कितनी हो जाएगी, V इक्वल टू Q अपॉन C इक्वल टू K m E अपॉन C E D। देखें, अतः आनुपातिक गणित में स्पंद वोल्टता का मान द्वितीयक आयनों की संख्या पर निर्भर करता है, द्वितीयक आयनों की संख्या पर निर्भर करता है। आनुपातिक गणित के द्वारा कम ऊर्जा के कणों का भी संसूचन किया जा सकता है, आनुपातिक गणित के द्वारा कम ऊर्जा के कणों का भी संसूचन किया जा सकता है, क्योंकि यहां पर हाई वोल्टेज है, तो कम ऊर्जा का भी अगर आयननकारी कण आएगा, उसमें मान के चलो कि पहले प्राथमिक आयन E की बनाया, लेकिन वो टक्कर करके द्वितीयक आयन भी बना रहा है, उसकी वजह से वहां पर वोल्टता कुछ ना कुछ हमें प्राप्त होगी और उसका मेजरमेंट करके उसका डिटेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, वहां पर द्वितीयक आयन नहीं बन रहे थे, इसलिए वोल्टता की जो पीक है या कम आपकी सुग्राहिता का वोल्ट मीटर है, तो उस चीज को मेजर ही नहीं कर पाएगा। कम वोल्टता को 0.2 वोल्टेज आई, 0.3 वोल्टेज आई, तो उसको नेग्लिजिबल मान लेगा वो, इसलिए मेजर नहीं कर पाएगा। जबकि यहाँ पर जो वोल्टता मिल रही है वो द्वितीयक आयनों की वजह से मिलने के कारण अधिक मात्रा में होगी, जिससे वो उसका डिटेक्शन कर पाएगा। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया कि कम ऊर्जा वाले कणों का भी ये संसूचन कर सकता है।
थैंक यू। ये कंप्लीट है आपका। इसके बाद हम पढ़ेंगे जीएम काउंटर जो लास्ट है इसका। थैंक यू।